यानी मेंस्ट्रुएशन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा के शरीर से हर 28 दिन के बाद रक्त का स्रवन होता है अगर निषेचन ना हो। और वह स्रवन इसलिए होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी जो है हर महीने अपने आप को तैयार रखता है कि अगर निषेचन हुआ तो वह शिशु को विकसित कर सके, और अगर नहीं हुआ तो वह रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। मेंस्ट्रुएशन को लेकर बहुत सारी गलत भ्रांतियां भी हमारे समाज में यहाँ है कि पहले था भोजन नहीं बनाना है, पूजा नहीं करना है, या फिर इसे छूत की बीमारी हो गई है। बिल्कुल इवन आज से कुछ साल 20, 25, 30 साल पहले तो बिल्कुल अलग रख दिया जाता था महिलाओं को कि उसे अलग कमरे में रहना है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक जैविक क्रिया है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें अगर निषेचन हुआ तो वह निश्चित रूप से हम मनुष्यों के ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है आज अगर हम यहाँ हैं तो शायद इसी मेंस्ट्रुएशन की वजह से है। यानी अस्तित्व को आगे विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, जीवों के जनन के लिए यहाँ यह होना आवश्यक हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अचानक से निषेचन हुआ और अचानक से चारों तरफ से ब्लड आ गया और बच्चे को निषेचन पोषण मिलने लगा। यह तो कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती है वह काफी धीमी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए हमारा शरीर अपने आप को तैयार रखता है कि अगर निषेचन हुआ तो शिशु का विकास हो सके। और यह ऋतुस्राव हमने जब अभी मैच्योरिटी की बात की थी तो लगभग 10 से 12 साल से लेकर 40-45 साल के उम्र तक यह ऋतुस्राव होते रहता है, और उसके बाद रजोधर्म यानी ऋतुस्राव रुक जाता है। उसके बाद अंडाणु का निर्माण वहां होना बंद हो जाता है, जिसके कारण रजोधर्म यानी कि ऋतुस्राव का होना भी महिलाओं में बंद हो जाता है, जिसे रजोधर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ आज देखा कि कैसे नर जनन अंग और मादा जनन अंग की संरचना क्या है और किस प्रकार निषेचन होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का। अब जब हमने जनन के बारे में देखा किस प्रकार हमारा जन्म होता है, अब आगे जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीजें भी हमें यहाँ जाननी चाहिए। जनन स्वास्थ्य आखिर ये है क्या? जब हम देखते हैं कि अगर हम अपने पूरे विश्व की बात करें तो आज चाइना की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि हमारे इंडिया की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है। लेकिन कुछ ही समय में हम देखेंगे कि आने वाले समय में हम शायद चाइना को भी पार कर जाए। तो यह जो जनन प्रक्रिया है यानी बच्चों का जन्म है वह नियंत्रित होना चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके, और जनसंख्या नियंत्रण हो सके उसके लिए आवश्यक है जनन स्वास्थ्य का जानना। जनन स्वास्थ्य में ना सिर्फ हम जनसंख्या नियंत्रण के प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बल्कि जो भी STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखें कि जनन स्वास्थ्य, हमने जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग की बात की, संरचना को हमने देखा, तो हमने देखा कि शुक्राणु जो निकलते हैं वो शुक्रवाहिनी से होते हुए आगे जाते हैं और वहीं अंडाणु डिंबवाहिनी से होकर बाहर निकलते हैं। तो एक जो कॉमन मेथड है जनसंख्या नियंत्रण का हमारे देश में वह है शल्य चिकित्सा के द्वारा यानी सिजेरियन। उसमें क्या किया जाता है कि शुक्रवाहिनी को काट के उसे मोड़कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु का निर्माण तो हो लेकिन वह शरीर से बाहर ना निकले। साथ ही साथ अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी को भी मादाओं में काट दिया जाता है और उसे भी शल्य चिकित्सा के द्वारा काट कर बांध दिया जाता है ताकि अंडाणु भी बाहर ना निकले। और जब अंडाणु और शुक्राणु बाहर निकलेंगे ही नहीं तो निश्चित रूप से निषेचन नहीं होगा, और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक शिशु का जन्म संभव नहीं है। इसके अलावा कॉपर टी और कंडोम जैसे उपाय भी हैं जिससे कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ हार्मोन्स, यहाँ पे जनसंख्या या अंडाणु के निर्माण में हार्मोन्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हार्मोन्स को अगर बॉडी में कंट्रोल कर दिया जाए तो वहाँ अंडाणु का निर्माण रुक जाता है।
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सहेली और माला जैसे टैबलेट्स मिलते हैं जिससे कि मादाओं के हार्मोन लेवल में चेंज करके वहाँ निषेचन को रोका जा सकता है, यानी वहाँ जो अंडाणु का निर्माण है उसे रोका जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात हम कर रहे थे। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सेक्सुअली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती हैं, जैसे सिफिलिस, गोनेरिया और एड्स जैसी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण ट्रांसफर होते हैं। तो ये बीमारियां भी यौन संचरित रोग भी जिसे कहा जाता है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है। ये सारी बीमारियां भी इस प्रकार के अगर कुछ गर्भ निरोधक चीजों का उपयोग किया जाए तो इन बीमारियों को भी रोका जा सकता है। तो यह हमें जानना था जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। अब हम एक बार पुनः पूरे अपने टॉपिक को रिवाइज कर लें। आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि नर और मादा यानी मनुष्यों में जो नर और मादा में जनन अंग, यहाँ लैंगिक जनन होता है मानवों में, तो मानवों में जो लैंगिक जनन होता है वह कैसे होता है और किस प्रकार शिशु विकसित होता है। नर जनन अंग के बारे में हमने देखा, जिसमें वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है तथा प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय से निकले हुए तरल पदार्थों के साथ मिलकर शुक्राणु नर के शरीर से बाहर निकलता है और योनि मार्ग में नर जनन अंग के द्वारा वहां डाल दिया जाता है मादा के योनि मार्ग में। योनि मार्ग से जब शुक्राणु आगे बढ़कर डिंब वाहिनी में पहुंचता है तो डिंब वाहिनी में अंडाणु अगर आता है तो अंडाणु और शुक्राणु जो नर युग्मक शुक्राणु में है और अंडाणु मादा युग्मक में, दोनों का निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात वह आकर माँ के शरीर में गर्भाशय में वहां जुड़ जाता है और इस प्रकार शिशु 9 माह में पूरी तरह से विकसित होकर माँ के शरीर से बाहर निकल आता है। तो यह प्रक्रिया है मानवों में लैंगिक जनन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न, मानव में वृषण के क्या कार्य है? तो जैसा कि मैंने बताया, मानव में वृषण के 2 कार्य है। पहला कार्य है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण, जो कि एक नर हार्मोन है जो नर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करता है, तथा दूसरा कार्य वृषण का है शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु यानी नर युग्मक का निर्माण। ये पहला प्रश्न का उत्तर है कि वृषण के 2 कार्य है, शुक्राणु का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। वहीं दूसरा प्रश्न है ऋतुस्राव क्या होता है? ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन, मादा शरीर में अगर निषेचन ना होता है तो निषेचन नहीं होने के पश्चात, चूंकि हर महीने मादा शरीर अपने आप को निषेचन के लिए तैयार करता है और अगर निषेचन नहीं हुआ तो अंडाणु शरीर से बाहर जो रक्त की दीवारें गर्भाशय में बनती हैं, जो गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है शिशु के इम्प्लांटेशन के लिए, शिशु के जुड़ने के लिए, वह रक्त शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका तो काम ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां निषेचन हुआ नहीं, भ्रूण आकर जुड़ा नहीं, तो वह रक्त हर माह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और यही प्रक्रिया ऋतुस्राव कहलाती है। तो ऋतुस्राव हर महीने 28 दिन या 20 से लेकर 28 दिन के साइकिल पे चलता है। हर महिलाओं में यह अलग अलग होता है और यह शरीर से हर माह जो शरीर अपने आप को तैयार करता है इम्प्लांटेशन के लिए, उससे रक्त के जो परत होती है उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए यह प्रक्रिया होती है, जिसे ऋतुस्राव कहा जाता है।